नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज जो चल रही है उसमें आधुनिक काल भाग 2 आपके सामने बनकर तैयार हो चुका है। आप सभी से बहुत बहुत आग्रह है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोज होंगे वह सभी आप लोग को मिलते रहें। हमारे इस सीरीज का पहला प्रश्न है, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर को बहुत कम लोग जानते हैं। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से कौन एक सही है? आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। निराला की कविता जूही की कली को जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने संपादित करने से, प्रकाशित करने से मना कर दिया था और बिना प्रकाशित किए ही उसको वापस कर दिया था। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, एकांतवासी योगी नामक प्रसिद्ध रचना के लेखक कौन है? एकांतवासी योगी बहुत प्रसिद्ध रचना है और इसके लेखक कौन है? ये 4 विकल्प आपके सामने है। शांतिप्रिय द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्रीधर पाठक, रामवृक्ष बेनीपुरी। इनमें से कौन एक है? आप लोगों ने सोच लिया होगा। आइए देखें आपने क्या सोचा है और वह उत्तर सही है या गलत। यह उत्तर है श्रीधर पाठक। एकांतवासी योगी नामक प्रसिद्ध रचना के लेखक श्रीधर पाठक जी हैं। प्रश्न संख्या 3, उद्धव शतक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध लेखक है यह और उद्धव शतक को आपने जरूर सुना होगा। हिंदी के सारे विद्यार्थी उद्धव शतक को पढ़ चुके होंगे, यह मेरा विश्वास है। और इनमें से किसके रचनाकार कौन है? जगन्नाथ जी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त। आप सभी ने इसको कर लिया होगा कि हाँ इसका ये लेखक है, इसका ये लेखक है। ऐसा आप 4 में से एक कोई विकल्प को मान चुके होंगे। आइए देखें जो आपने विकल्प को सही माना होगा वह आपका सही है या नहीं। हाँ, तो ये हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव शतक के लेखक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, वैदेही वनवास के लेखक कौन है? वैदेही वनवास के लेखक मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक। इनमें से कौन है? तो इनमें से वैदेही वनवास के लेखक हैं कौन? आइए जानते हैं। वह उत्तर है सही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी वैदेही वनवास नामक रचना के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, चोखे चौपदे नामक रचना के लेखक कौन है? चोखे चौपदे बहुत प्रसिद्ध रचना है और इसके लेखक कौन है? यहाँ पर यह प्रश्न है और इसका विकल्प है आपके सामने 4, सुमित्रानंद पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनमें से कौन सही विकल्प है? आइए देखते हैं जो विकल्प आपने चुना है क्या वो सही है कि गलत है। यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय, चोखे चौपदे नामक रचना के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, साकेत के लेखक। साकेत बहुत प्रसिद्ध रचना है आधुनिक युग की और इसके लेखक कौन है? तुलसीदास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय है या मैथिली शरण गुप्त है कि रामधारी सिंह दिनकर है। और इसके लेखक है साकेत के मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि कहलाते हैं हमारे। वह मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत नामक रचना लिखी थी, बहुत प्रसिद्ध रचना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारत भारती के लेखक कौन है? बहुत बहुत प्रसिद्ध रचना, बहुत बहुत अच्छे इसके साहित्यकार, रचनाकार। और इनमें से कौन है जिसने भारत भारती को लिखा है? भारतेंदु जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं कि रामधारी सिंह दिनकर। आप लोगों ने इसके उत्तर को खोज लिया होगा, कोई 4 में से एक है। तो वह कौन है? सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। वह भारत भारती के लेखक हैं और इसके माध्यम से इन्होंने पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदी प्रेमियों में एक राष्ट्र के प्रति चेतना का जागरण किया था। अगला प्रश्न 8, यशोधरा नामक प्रसिद्ध काव्य कृति के लेखक कौन है? यशोधरा के बारे में आपको बता दूं, आप सबको पता है महात्मा गौतम बुद्ध से उनका बहुत गहरा नाता है और हम उस नाते को नहीं लेकर के बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां यशोधरा की रचना जो है उसी की है। और यहाँ पर अब आपको ध्यान आ गया होगा कि इसका लेखक कौन है। तो यहाँ 4 विकल्प हमारे सामने हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद।
इनमें से कोई एक सही है और कौन सही है आप लोगों ने इसके बारे में सोच लिया होगा। आइए देखते हैं आपका सोचा हुआ सही है या गलत। हाँ, तो यह है मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या जो यशोधरा नामक प्रसिद्ध काव्य कृति है वो मैथिली शरण गुप्त जी की है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 9। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नरोत्तम दास, रसखान। ये 4 विकल्प हैं, इन 4 में से कोई एक सही है और वह सही आपने सोच लिया होगा, मान लिया होगा। आइए देख लें, जान लें कि आपका सोचा हुआ माना हुआ विकल्प सही है या गलत। और यह सही उत्तर है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ने ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां लिखी थी। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध रचना के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, इन 4 में से कोई एक सही है। कुरुक्षेत्र नामक आधुनिक काल की बहुत प्रसिद्ध रचना है और जिसके माध्यम से महाभारत कालीन कथा के माध्यम से यहाँ पर जो आधुनिक कालीन जो सभ्यता है, संस्कृति है, समाज है, उसका बहुत अच्छा जीवंत जो है प्रस्तुतिकरण किया गया है लेखक के माध्यम से। तो वह कौन है जिसने कुरुक्षेत्र को लिखा है, कुरुक्षेत्र नामक महान रचना लिखी है? वह महान विद्वान, महान लेखक, महान साहित्यकार कौन है? आइए देखते हैं। वह महान साहित्यकार, महान रचनाकार के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी है। उन्होंने कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध रचना की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। प्रसिद्ध काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? नरोत्तम दास, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या जगन्नाथ दास रत्नाकर। इन 4 विकल्प में से कोई उत्तर सही है और उस उत्तर को आप लोग सोच लीजिए, अपने मन में विचार लीजिए और देखते हैं आपका मन में विचारा हुआ, सोचा हुआ, निश्चित किया हुआ उत्तर इनमें से क्या है। वह उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। अब आप लोग समझ रहे होंगे ना कितनी बढ़िया जो यहाँ पे पंक्तियां हैं। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह जो रामधारी सिंह दिनकर मैथिली शरण गुप्त जी की रचना जो है और वह किसमें से है? साकेत में से है। बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छी पंक्तियां। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12। हारे को हरिनाम प्रसिद्ध काव्य कृति के लेखक कौन है? तुलसीदास, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद। इन 4 में से कोई एक, तो वह कौन है सही उत्तर इन 4 विकल्प में से? आइए देखते हैं। हारे को हरिनाम हरिओद जी की प्रसिद्ध काव्य कृति है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। पंचवटी नामक प्रसिद्ध काव्य कृति के लेखक मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या रामनरेश त्रिपाठी। इन 4 विकल्प में से एक उत्तर सही है जिसने पंचवटी नामक प्रसिद्ध काव्य कृति को लिखा है। तो आइए जान लेते हैं पंचवटी नामक प्रसिद्ध काव्य कृति के लेखक कौन है। वह है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी नामक प्रसिद्ध काव्य कृति की रचना की थी। आगे से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14। उर्वशी नामक प्रसिद्ध काव्य कृति के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक। इन 4 में से कोई एक विकल्प सही है जिसने उर्वशी की रचना की है और यह आधुनिक युग की महान रचना कहलाती है। आइए देखें इसका सही विकल्प, सही उत्तर क्या है। यह है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी नामक रचना लिखी थी। बहुत प्रसिद्ध रचना है, इनकी ही रचना थी। इससे पहले जो प्रश्न पूछे गए उनमें से एक आई थी कुरुक्षेत्र का लेखक कौन है, वो भी रामधारी सिंह दिनकर जी की ही रचना थी। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस विभाग की नौकरी छोड़कर साहित्य सेवा आरंभ की थी? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। शिक्षा विभाग की, चिकित्सा विभाग की, रेल विभाग की या केंद्रीय हिंदी संस्थान की नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने साहित्य सेवा आरंभ कर दी थी। तो इसका उत्तर क्या है? अधिकतर बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो अभी जान ले। देखिए इसका सही विकल्प है रेल विभाग। रेल विभाग की नौकरी छोड़ करके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य सेवा में संलग्न हो गए थे और इसकी एक अच्छी कहानी है। अपने अधिकारी के साथ में इनकी थोड़ी सी अनबन हो गई तो यह तुरंत ही अपना पद त्याग करके और साहित्य सेवा करने के लिए चले आए। अगला प्रश्न है 16। किस युग को परिष्कार युग के नाम से जाना जाता है? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रगतिवादी युग। यहाँ पे 4 विकल्प में से कोई एक सही। कौन सा है सही उत्तर? आइए देखते हैं। वह सही उत्तर है द्विवेदी युग। माने द्विवेदी युग को परिष्कार युग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहेगा आप लोग को। आगे पढ़ो, प्रश्न संख्या 17। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग के साहित्य को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य कहा है?
छायावादी युग के, द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के या प्रगतिवादी युग के। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने किस युग के साहित्य को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य कहा है? आइए जान लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है द्विवेदी युग के साहित्य को राष्ट्रीय के सांस्कृतिक काव्य कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न संख्या 18, जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा, इसका मोल। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर, नहीं विकल्प ही नहीं है, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। इन चार में से कोई एक विकल्प सही है। आइए देखते हैं वह कौन है। श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जी ने बहुत अच्छी काव्य पंक्तियां लिखी। जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा, इसका मोल। आइए आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 19, साकेत महाकाव्य में किसके चरित्र को रेखांकित किया गया है? साकेत महाकाव्य जिसके लेखक के बारे में आप जानते हैं, किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने। और यहाँ पर पूछा गया प्रश्न कि इसमें किसके चरित्र को रेखांकित किया गया है? लक्ष्मण, सीता, श्री कृष्ण या राम? आइए देख रहे सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है राम। राम जो है साकेत महाकाव्य के प्रमुख पात्र है और उनके चरित्र को रेखांकित किया गया है। आइए आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 20, द्विवेदी युग का वह कौन निबंधकार है जो मात्र 6 निबंध लिखकर प्रसिद्ध हो गया? उसमें से 4 विकल्प, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र। इन 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है, आप लोग सोच लीजिए। आइए देखते हैं आपका सोचा हुआ सही है या गलत। हाँ, तो ये है अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह जी ने 6 निबंध ही मात्र लिखे हैं और उन 6 निबंधों को लिख करके वह साहित्य जगत में अमर हो गए, प्रसिद्ध हो गए। आइए अगला प्रश्न 21, कविता को मन के भावों का आसान तरीका किसने बताया? गुलाब राय, महावीर प्रसाद, अध्यापक पूर्ण सिंह, नगेंद्र। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है आप सोच लीजिए, हमने भी सोच लिया है। आइए देखते हैं हमारा आपका सोचा हुआ सही है या गलत, और सही जवाब क्या है। तो सही जवाब है गुलाब राय। गुलाब राय ने कविता को मन के भावों का आसान तरीका बताया था। अगला प्रश्न 22, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इन प्रेरक पंक्तियों के लेखक कौन है? इन प्रेरक पंक्तियों के लेखक मैथिली शरण गुप्त, विद्यानिवास मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है। कौन है विकल्प सही? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां लिखी थी। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों की रचयिता कौन है? के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, श्रीधर पाठक, निराला जी। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है। इन पंक्तियों का वही लेखक है, वही रचयिता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। और ये पंक्तियां जिस कविता की हैं उस कविता का मैं नाम बताता हूँ, वह कविता है झांसी की रानी। अब आपको तो पता चल गया होगा और जिन लोग को नहीं पता है उनको भी पता चल जाना चाहिए। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो झांसी की रानी नामक कविता लिखी है उस कविता की यह प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आप लोग को पता चल गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, द्विवेदी युग की प्रसिद्ध कवित्री कौन है? द्विवेदी युग की प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा, मीराबाई, मृदुला गर्ग, सुभद्रा कुमारी चौहान। इन 4 में से कौन द्विवेदी युग की प्रसिद्ध कवित्री है ना? तो वह कौन है प्रसिद्ध कवित्री? आइए देख लें। सही विकल्प सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान द्विवेदी युग की प्रसिद्ध कवित्री हैं। सारे के सारे लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 है, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ चावे वीर अनेक। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां किसकी है? ये प्रसिद्ध काव्य पंक्ति का रचयिता कौन है? और इसका उत्तर आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा। यह है पुष्प की अभिलाषा नामक कविता है और उसकी यह पंक्तियां हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे और जो नहीं समझे हैं उनको हम तुरंत बताते हैं कि इस 4 विकल्प में से कोई उत्तर कौन सा है सही इस प्रश्न का। और वह उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा नामक कविता लिखी थी। उसी कविता की यह प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 26,
काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किस विद्वान को आचार्य की उपाधि दी गई? काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह बात जग में प्रसिद्ध है, आप सभी लोग जानते हैं। मैत्री शरण गुप्त, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये 4 विकल्प हमारे सामने हैं। उन 4 विकल्प में से किसको काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा आचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया? आइए देख लें इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि से विभूषित किया था काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। प्रश्न संख्या 27, प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष, यहाँ 4 विकल्प हैं, 1914, 1922, 1912, 1910। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? आइए फटाफट देख लें। वह उत्तर है 1914। 1914 में प्रिय प्रवास का प्रकाशन हुआ था। अगले बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28, एक भारतीय आत्मा नाम से कौन कवि प्रसिद्ध है? सत्यनारायण, कविरत्न, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंद पंत। 4 विकल्प में से कोई एक उत्तर सही है। कौन सा उत्तर सही है? एक भारतीय आत्मा नाम से कौन प्रसिद्ध है? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और इसका सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी जी। यह बात आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और जब भी पूछा जाए आप इसके उत्तर को बिल्कुल फटाफट आसानी से करके आएं। अगला प्रश्न है 29, ब्रज कोकिल नाम से किस कवि को पुकारा जाता है, जाना जाता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सत्यनारायण कविरत्न या सूरदास। ब्रज कोकिल किसे कहते हैं? बार बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप लोग को ध्यान रहना चाहिए, ध्यान होगा भी। जिसको नहीं पता है आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सत्यनारायण कविरत्न। ब्रज कोकिल नाम से इनको जाना जाता है, पुकारा जाता है। अगला प्रश्न 30, द्विवेदी युग के किस कवि को कठोर प्रहरी कहा गया है? द्विवेदी युग का ऐसा कौन सा कवि है जिसको कठोर प्रहरी कहा जाता है? मैत्री शरण गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्रीधर पाठक। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनको जो है द्विवेदी युग का कठोर प्रहरी कहा जाता है। अगला प्रश्न 31, ठेठ हिंदी का ठाठ नामक रचना किसकी है? उपन्यास किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह, प्रेमचंद, निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने ठेठ हिंदी का ठाठ नामक उपन्यास लिखा। अगला प्रश्न है 32, इनमें से कौन सा कवि हिंदी साहित्य सम्मेलन का 2 बार सभापति रहा? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद या श्रीधर पाठक। आइए देखते हैं कौन सही उत्तर है। सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है वह साहित्य सम्मेलन के 2 बार सभापति रहे। ध्यान रखेंगे ना आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33, गुप्त जी की प्रथम कविता कौन सी है? प्यारे बच्चों बताओ, गुप्त जी की प्रथम कविता कौन सी है? सोचिए, यहाँ पे विकल्प है, 4 कविताएं हैं, 4 रचनाएं हैं, हेमंत, साकेत, जूही की कली, पल्लव। इनमें से कौन सी रचना है जो प्रथम कविता के नाम से जानी जाती है और वह गुप्त जी की है? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है हेमंत। हेमंत गुप्त जी की प्रथम कविता है। सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखें, बार बार पूछा जाता है। इनको प्रगति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। किसको? गुप्त जी को नहीं, किसको? पंत जी को। तो यहाँ पे उत्तर तो क्या है? गुप्त जी। गुप्त जी का मतलब है यहाँ पे मैत्री शरण गुप्त जी की। तो मैत्री शरण गुप्त जी की प्रथम कविता है हेमंत और उन्हीं की साकेत भी है। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है? तो साकेत महाकाव्य की नायिका जो है सीता है कि उर्मिला है, मंदोदरी है कि कैकेयी है? तो आप लोग को तो पता ही है साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है, और जिसको नहीं पता है आइए देख लेते हैं, उसको भी पता चल जाए। तो वह है उर्मिला। ध्यान रखिए, साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है? उर्मिला है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35, साहित्य लोचन के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर सही है श्याम सुंदर दास। इन्होंने साहित्यालोचन नामक रचना लिखी है। अगला प्रश्न है 36, प्रताप पत्रिका का संपादक कौन था? निराला, द्विवेदी, सुमित्रानंद पंत, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो यहाँ पे प्रताप पत्रिका बहुत ही ज्यादा प्रतापी पत्रिका थी और उसके संपादक थे बालकृष्ण शर्मा नवीन। ध्यान रखिएगा ना, प्रताप पत्रिका का संपादक जो था वो बालकृष्ण शर्मा नवीन थे। अगला प्रश्न 37, स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि? मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, अध्यापक पूर्ण सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनमें से कौन है जो स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि कहलाता है?
तो वह प्रथम कवि स्वच्छंदतावाद का है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि कहा जाता है। सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 38, द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी थी? प्रताप, माधुरी, सरस्वती या नागरी प्रचारणी? तो यहाँ पर आप सभी जान गए होंगे द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। और इस द्विवेदी युगीन जो बहुत ज्यादा प्रतापी पत्रिका है, प्रसिद्ध पत्रिका है, वह कौन सी है? प्रताप है कि माधुरी है कि सरस्वती है कि नागरी प्रचारणी सभा है? आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, जिसको नहीं पता है उसको भी पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कौन सा इसका सही जवाब है। तो सही जवाब है सरस्वती। सरस्वती जो है द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रसिद्ध पत्रिका है। आगे बढ़ते हैं 39वां प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? द्विवेदी युग की जो बहुत प्रसिद्ध जो पत्रिका है वह सरस्वती है। अब प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? यहाँ पे 4 शहरों के नाम है, बनारस, कोलकाता, इलाहाबाद, कानपुर। इनमें से कहाँ से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो सरस्वती का पत्रिका का प्रकाशन होता था कहाँ से? सही जवाब है इलाहाबाद। ध्यान रखेंगे ना। अगले बढ़ते हैं 40 प्रश्न है, स्वर्ग नरक ठिकाना नाय किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? महात्मा गांधी की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की या महावीर प्रसाद द्विवेदी की? इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां लिखी थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न के 41, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी। इन 4 विकल्प में से कोई एक उत्तर सही है, और वह सही उत्तर क्या है? आइए देखते हैं। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। अगला प्रश्न 42, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हमने इसकी रचना के बारे में अभी बहुत कई प्रश्न पहले बात की थी, जहां पे पूछा गया था यशोधरा नामक काव्य कृति का लेखक कौन है, और वही यहाँ पर इन काव्य पंक्तियों का लेखक भी है। आप लोग को ध्यान आ गया होगा। आइए देखते हैं कितने लोगों को ध्यान रहा, कितने लोगों को ध्यान नहीं रहा। यही तो समझने की बात है। इसकी समझने की शक्ति जितनी ज्यादा होगी वह आपके लिए सफलता के मार्ग उसके लिए खुलते चले जाएंगे। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह यशोधरा नामक काव्य कृति की पंक्तियां हैं जिनको मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था। बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है, पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है 43, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां किसकी हैं? इसके लेखक रचनाकार कौन है? साहित्यकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। ये 4 विकल्प है, और 4 विकल्प में से कोई एक जवाब सही होगा। वह सही जवाब क्या है? वह सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की यह काव्य पंक्तियां हैं, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। ये भारत भारती की पंक्तियां हैं, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 44, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां किसकी हैं? उद्बोधन किया गया है हमारे जनता का, हमारे लोगों का, कि केवल मनोरंजन करने के लिए जो है वह कवि का कर्म नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ऐसी जो यहाँ पर करते हैं, आवाहन करते हैं कवियों का कि ये खाली मनोरंजन के लिए कविता करना छोड़ दीजिए और इसमें कुछ उपदेश भी होना चाहिए। तो ऐसी ये सुधारवादी पंक्तियां लिखने वाला जो कवि है, साहित्यकार है, रचनाकार है, वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है। वह कौन सा विकल्प सही है? आइए देखते हैं। वह सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है 45, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? प्रश्न पुनः सुनिए, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? और यहाँ पर कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल, निराला, नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद। 4 विकल्प, 4 में से एक सही, एक कौन सा सही? आप सोच लीजिए, हम देखते हैं, अभी दिखाते हैं। वह सही जवाब है नगेंद्र। आपने
इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से देख लिया है, समझ लिया है, ध्यान रखना है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न 46, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? बहुत बार ये पूछा जाता है टेट में, सीटेट में, यूपीटी, पीजीटी, टीजीटी, दिल्ली वगैरह की जो पीजीटी वगैरह होती है या यूजीसी नेट की जो पेपर होते हैं उसमें यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 10, 12, 7, 17। यहाँ पर सही विकल्प है 17। 17 जो है वह सर्ग है इसमें प्रिय प्रवास में। प्रिय प्रवास का लेखक कौन है, रचयिता कौन है, आप लोग को पता है ना कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी है, हरियोध जी है। अगला प्रश्न 47, मुझे फूल मत मारो, मैं अवला वाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। इन प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, महादेवी वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है या दिनकर जी है? आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। और सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। मुझे फूल मत मारो, मैं अवला वाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, हमारे राष्ट्र कवि। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48, त्रिशूल उपनाम से कविता लिखने वाले कवि कौन है? निराला, गया प्रसाद शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या श्रीधर पाठक? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आप लोग को निश्चित रूप से इसको ध्यान रखना है, इसको जान लेना है, समझ लेना है और कभी भी भूलना नहीं है। जब भी कोई पूछे, कोई कहे लिखने को, तो आप फटाफट लिख दें, बता दें, समझा दें कि त्रिशूल उपनाम से अमुक कवि ने रचनाएं लिखी है। तो आइए देख लेते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है गया प्रसाद शुक्ल ने त्रिशूल उपनाम से कविता लिखी है। अगला प्रश्न है 49, मैथिली शरण गुप्त किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? हमारा राष्ट्र कवि कौन है ये पूछा जाए तो हमारा जवाब होता है मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त को किस कारण से, कौन सी रचना के दम पर जो है इनको राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई? वह रचना है साकेत की भारत भारती की यशोधरा, इनमें से कोई नहीं। आइए देखें इन चार विकल्प में से कौन सा सही है, और वह सही उत्तर है भारत भारती। भारत भारती के कारण ही मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अगला प्रश्न 50, हरियोध को किसने आधुनिक युग का सूरदास कहा है? ध्यान रखिए, आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को। यह बात तो यहाँ पर सामने आपके है, लेकिन यहाँ प्रश्न यह पूछा गया है कि हरियोध को किसने आधुनिक युग का सूरदास कहा है, और वह चार विकल्प आपके सामने हैं। इनमें किसी एक ने कहा है आधुनिक युग का सूरदास, किसको कहा है? हरियोध को। हरियोध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। और जिन्होंने क्या लिखा था? बहुत ढेर सारी रचनाएं लिखी थी। खैर, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर इन चार में से कोई एक, माने आधुनिक युग का सूरदास हरियोध को किसने कहा? शुक्ल जी ने, नगेंद्र जी ने, राम कुमार वर्मा जी ने या गणपत चंद्र गुप्त जी ने? बहुत बढ़िया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न और ज्ञानवर्धक प्रश्न। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है गणपति चंद्र गुप्त। गणपत चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और उनके हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का बड़ा ही नाम है साहित्य जगत में, इतिहास जगत में। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। गणपत चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास को लिख करके इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन जगत में एक खलबली मचा दी, एक नई क्रांति ला दी। ऐसे गणपत चंद्र गुप्त जी ने जो कहा था, किसको आधुनिक युग का सूरदास कहा था, किसको कहा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी को कहा था। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जो यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला थी उनमें से आपको अधिकाधिक प्रश्न समझ में आ गए होंगे और वह आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े ही मददगार साबित होंगे। और आज का आखिरी प्रश्न जो है वह है हरियोध के पहले उपन्यास का नाम बताएं। और यह जो उपन्यास यहाँ पर हम पूछ रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, हरियोध जी का, जिन्हें आधुनिक युग का सूरदास कहा था गणपत चंद्र गुप्त जी ने, और उनके पहले उपन्यास का नाम क्या है? आप लोग को इस प्रश्न का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है।
और उसके साथ साथ हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सभी को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं और आपके साथ साथ और अन्य प्रतियोगी परीक्षार्थियों, हिंदी भाषा के ज्ञानार्थियों तक पहुंच जाएं। आज का बस यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो बहुत जल्दी लेकर के हम आ रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।